नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस का भाग ब का पहला पार्ट चल रहा था। भाग ब इकाई का पहला पार्ट चल रहा था अपना, और भाग ब के इकाई के पहले पार्ट का बारे में अपन पढ़ रहे थे। पहले पार्ट में अपन ने संविधान की विशेषताएं पढ़ी थी। संविधान की विशेषताएं पढ़ी थी अपन ने। उन विशेषताओं में अपन ने 7 विशेषताएं पढ़ ली थी। हमने संविधान के बारे में पढ़ा था, संविधान की विशेषताएं पढ़ी थी। उसमें अपन ने 7 विशेषताएं इसकी पढ़ ली थी कि साहब संविधान किसे कहते हैं और भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो 7 विशेषताएं अपन ने पढ़ ली थी। उसके आगे अपन पढ़ते हैं 8वीं विशेषता। 8वीं विशेषता पढ़ते हैं अपन, और 8वीं विशेषता है साहब समाजवादी राज्य। समाजवादी राज्य यानी यहां पर देखो संविधान का 42वां संविधान संशोधन हुआ, और 42वें संविधान संशोधन में 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? वो हुआ था 1976 में। और 42वें संविधान संशोधन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। उनमें से एक शब्द यह भी था समाजवादी राज्य। उनमें 1-2 शब्द आगे और आ जाएंगे। 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। उसमें एक शब्द यह भी था समाजवादी राज्य। इसका मतलब क्या है? यानी यहां पर देखो समाजवादी राज्य का मतलब होता है कि भारतीय शासन व्यवस्था को जनता के हित में करने के लिए, समाज के कल्याण के लिए एक तरह से समाजवादी राज्य की संकल्पना को पूरा करने के लिए यह शब्द को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और अगर आपको ज्ञात हो तो आपने पढ़ा होगा, या मान लो आगे टॉपिक नहीं पढ़ाया तो पढ़ा देंगे, या आ गया होगा पिछली क्लासों में आपके, कि भारत ने जो अर्थव्यवस्था अपनाई उस अर्थव्यवस्था का नाम है मिश्रित अर्थव्यवस्था। दोनों अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। पहली पूंजीवादी, दूसरी साम्यवादी, और तीसरी होती है मिश्रित या समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत को, या मान लो भारत की पहली सरकार ने भारत को समाजवादी रूप को स्वीकार किया था, और संविधान निर्माताओं ने भी प्रयास किया था कि भारत की सरकार समाज के हित में कार्य करे। इसके लिए पिछला पॉइंट अपन ने पढ़ा था, नीति निर्देशक तत्व। इसी को आगे बढ़ाने के लिए 42वें संविधान संशोधन में भारत के संविधान की प्रस्तावना में सब जोड़ा गया, और उसके बाद भारतीय राज्य का स्वरूप बन गया समाजवादी राज्य। तो 8वीं विशेषता है। और 9वीं विशेषता है, देखो वयस्क मताधिकार। 9वीं विशेषता है वयस्क मताधिकार। अब वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है कि साहब निश्चित आयु प्राप्त व्यक्ति को मत का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। यानी मत के अधिकार के लिए संसार में खूब सारे आंदोलन हुए, समय समय में उसमें सुधार हुआ। कभी सीमित मताधिकार था, फिर बाद में उसमें सुधार होते होते संसार में ये प्रक्रिया एक साहब वयस्क मताधिकार को अपनाया गया। और वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि साहब फिक्स एक निश्चित आयु होती है, उस आयु के बाद सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के जब मत का अधिकार दिया जाता है तो उसे वयस्क मताधिकार कहा जाता है। और एक जानकारी आपको बता दूं कि भारतीय संविधान जब बनाना तो संविधान सभा ने पूरी बहस करके या जिरह करके संविधान का निर्माण किया था। प्रत्येक मुद्दे पर जिरह बहस हुई थी। एक ऐसा बिंदु था जिस पर क्या है बिना किसी ऑब्जेक्शन के सर्वसम्मति से वो मुद्दा पारित हुआ था, और वो था वयस्क मताधिकार का। और वयस्क मताधिकार का संविधान निर्माता जब संविधान बना उस समय उसकी आयु निश्चित की गई थी 21 वर्ष। कितनी निश्चित की गई थी? 21 वर्ष।
लेकिन बाद में यानी 21 वर्ष का मतलब क्या हुआ कि 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को मत का अधिकार प्राप्त होगा। लेकिन बाद में जब संविधान कुछ समय गुजरा, समय गुजरने के बाद भारतीय सरकार ने महसूस किया कि ये आयु थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए क्या है, संविधान का 61वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 61वां। उस 61वें संविधान संशोधन में वयस्क मताधिकार की आयु न्यूनतम कर दी गई साहब कितनी वर्ष? 18 वर्ष। कितने वर्ष कर दी गई? 18 वर्ष। यानी 18 वर्ष के प्रत्येक 18 वर्ष की आयु प्राप्त और उससे अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को मत का अधिकार है, बिना किसी भेदभाव के। जाति, धर्म, वर्ण, भाषा, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, मात्र आयु चाहिए न्यूनतम कितनी? 18 वर्ष। 18 वर्ष की न्यूनतम आयु से अधिक व्यक्ति सभी को क्या है? मत का अधिकार प्राप्त है। तो ये भारतीय संविधान में विशेषता है। अगली कौन सी? वयस्क मताधिकार। उसके बाद आता है 10वां पॉइंट विशेषता का, वो होता है पंथ निरपेक्षता। मैंने 7-8 पॉइंट बताया था कि साहब 42वें संविधान संशोधन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यह शब्द जोड़ा गया। जब भारत का संविधान बन रहा था तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया था, लेकिन ये शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। इस शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन में। 42वें संविधान संशोधन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया। और पंथ निरपेक्षता मतलब क्या होता है? यानी आपने पढ़ा हो तो, या नहीं पढ़ा तो अगला पार्ट आपको पढ़ाएंगे, जिसमें भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। उसमें आपको मैंने चौथा मौलिक अधिकार बताया था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या पढ़ाएंगे आपको। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है कि साहब प्रत्येक धर्म के नागरिक को अपने धर्म को मानने का, प्रचार प्रसार करने का पूरा अधिकार प्रदान किया गया है। तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता प्रदान की गई है, धार्मिक स्वतंत्रता। लेकिन इस शब्द को फिर विधिवत रूप से भारत के संविधान प्रस्तावना में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन में। और पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या होता है? पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है कि भारतीय सरकार के द्वारा, शासक के द्वारा, शासन के द्वारा पंथ के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी धर्मों को समान रूप से समझा जाएगा, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, सबको समान रूप से, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। तो उसको कहते हैं पंथ निरपेक्षता। और पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया कब बताओ? 42वें संविधान संशोधन में। कब? 1976 में। तो यह है। अब आगे आ रहा है अगली विशेषता, खूब सारी विशेषताएं जिसको पढ़ेंगे अपन। यानी यहां पर देखो, विलक्षण दस्तावेज। विलक्षण दस्तावेज यानी यहां पर जो विलक्षण दस्तावेज का मतलब क्या है कि साहब जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा का जो निर्माण हुआ, संविधान निर्माता थे, उन संविधान निर्माताओं ने इस संविधान में, जो संविधान बना, इस संविधान में एक तरह से जिसे कहेंगे कि साहब आधारभूत सारी मान्यताएं हैं, चाहे शासन की आधारभूत मान्यताएं हैं, जनता की आधारभूत मान्यताएं हैं, सबको इसमें स्थान दिया। किसमें स्थान दिया बताओ? संविधान में स्थान दिया। यानी आधारभूत मूल्य और आधारभूत मान्यताएं हैं, उन सभी को इसमें स्थान दिया। संसार के किसी भी संविधान में आपको, संसार के, विश्व के सभी देशों के अलग अलग संविधान हैं, उन सभी देशों के संविधानों में आपको क्या मूलभूत मूल्य और जो मान्यताएं हैं उनको स्थान नहीं देखने को नहीं मिलेगा आपको। जबकि भारतीय संविधान में चाहे वो शासन की हो चाहे जनता की हो, मूलभूत मान्यताएं हैं, मूलभूत जो जिसको कहेंगे साहब मूल्य हैं, आदर्श हैं, उनको स्थान भारतीय संविधान प्रदान किया गया है। इसलिए अपन कहें कि साहब ये विलक्षण दस्तावेज है जिसमें
आदर्शों को, मूल्यों को और मान्यताओं का दर्जा स्थान प्रदान किया गया है। तो ये 11वीं विशेषता है। फिर आता आपके अगली विशेषता, बारहवीं विशेषता देखो, एकात्मक और संघात्मक। एकात्मक और संघात्मक का अद्भुत संयोग। यानी यहां पर देखो, यानी मैंने आपको बताया था कि साहब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं उनके अनेक रूप होते हैं। जो अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं हैं, जैसे मैंने आपको अध्यक्षात्मक बताया था, संसदीय बताया था, इसी प्रकार एकात्मक होता है, संघात्मक होता है। तो भारतीय संविधान की विशेषता देखो क्या है कि इसमें देखो भारत ने संघात्मक शासन को स्वीकार किया है और भारत में केंद्र सरकार के साथ साथ आपको पहले क्लासों में पढ़ाया मैंने कि साहब किस प्रकार से भारत में सरकार के दो रूप होते हैं, संघीय सरकार और राज्य सरकारें। तो संघात्मक और एकात्मक, इसका मतलब संघीय शासन को अपनाया, लेकिन संघीय शासन को अपनाते हुए भारत में एकात्मक के लक्षण भी देखने को मिलते हैं। यानी संघीय शासन है, राज्य सरकारें होती है, लेकिन साथ साथ में केंद्र सरकार मजबूत है। केंद्र सरकार अनेक ऐसी विशेषताएं भारतीय संविधान में जिसको केंद्र सरकार मजबूत करती है, केंद्र सरकार को मजबूती प्रदान करती है। यानी यहाँ पर देखो, भारत एक तरह से एक संघीय राज्य है। भारतीय शासन की अनेक विशेषताएं आपको देखने को मिलती है, जिसमें क्या है, संघात्मक रूप देखने को मिलता है, संघीय विशेषताएं देखने को मिलती है। अब खूब सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा कुछ ऐसी विशेषताएं भारतीय संविधान की जो इसको एकात्मक रूप प्रदान करती है। संघीय विशेषताएं जैसे मान लो आप देखो कि साहब भारत में क्या होता है कि साहब कार्यों का बंटवारा किया गया है, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में बंटवारा किया गया है। राज्य सरकारों को अनेक स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है, तो वो संघीय रूप में विशेषताएं हैं। और एकात्मक विशेषताएं देखें कि साहब जैसे मान लो समवर्ती सूची पर विषय पर मैंने पढ़ाया था आपको, कानून राज्य सरकार और केंद्र सरकार बन रहा है तो किसका मान्य होगा, केंद्र सरकार का मान्य होगा। इस प्रकार आपातकालीन प्रावधान है, इकहरी नागरिकता है, ये किसको रूप प्रदान करती है, बताओ, एकात्मकता रूप प्रदान करती है। तो इस प्रकार से अपन देखें कि भारतीय संविधान की विशेषताएं देखो क्या आ रहा है कि भारतीय संविधान में दोनों रूप देखो, दोनों विशेषताएं देखने को मिलती है। विश्व को बहुत सारे देशों में ऐसी विशेषताएं देखने को कम ही मिलती है, लेकिन भारतीय संविधान में विशेषताएं मिलती है कि साहब ऐसे बहुत सारे उदाहरण भारतीय संविधान में मिलते हैं जो एकात्मक को प्रदान करते हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं जो क्या संघात्मक का रूप प्रदान करते हैं। तो दोनों विशेषताएं देखने को मिलती हैं। फिर आगे हुआ 13वां पॉइंट आता है आपका स्वतंत्र न्यायपालिका। यानी मैंने आपको केंद्र सरकार का वर्णन पढ़ाया, उस समय बताया था कि साहब कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को कंट्रोल करने के लिए न्यायपालिका को भारत में स्वतंत्र बनाया गया है। और स्वतंत्रता के लिए मैंने आपको पॉइंट बताया था कि साहब किस प्रकार से भारतीय न्यायपालिका को अपन स्वतंत्र रख सकते हैं। मैंने आपको टेस्ट में क्वेश्चन भी दिया था एक कि भारत की न्यायपालिका की स्वतंत्रता के कुछ बिंदु बताइए। तो भारतीय संविधान क्या है, किसको बताओ, न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान करता है। और स्वतंत्र न्यायपालिका होने से भारत की जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका वो निरंकुश नहीं हो सकती। और स्वतंत्र न्यायपालिका का एग्जाम्पल अगर अपन देखें कैसे है, जैसे मैंने आपको न्यायिक पुनरावलोकन का पॉइंट पढ़ाया था कि साहब भारतीय न्यायपालिका और सर्वोच्च न्यायालय को लगे कि साहब केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून है वो नागरिकों में मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, संविधान में मूल भावना के खिलाफ है, तो उस कानून को क्या है वो रोक लगा सकती है, प्रतिबंधित कर सकती है, पुनः जांच के लिए केंद्र सरकार के पास भेज सकती है। इस प्रकार अपने देश का अनुच्छेद, संविधान में अनुच्छेद 32 को खास तौर से ध्यान रखना। एक बार भीमराव अंबेडकर से पूछा गया था कि सर आप ये बताइए कि अपने संविधान में जो 395 अनुच्छेद है
उसमें सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है? तो उन्होंने कहा था कि साहब मेरे हिसाब से अनुच्छेद 32 को अगर संविधान से निकाल दिया गया तो संविधान जीरो हो जाएगा। अब अनुच्छेद 32 क्या है? अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब यह है कि साहब नागरिकों में मौलिक अधिकारों का हनन होता है, नागरिकों को मौलिक अधिकारों का शोषण होता है तो सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका क्या है? अधिकारियों की रक्षा करती है, उसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। तो इस प्रकार अपने संविधान में न्यायपालिका को क्या बनाया गया बताओ? स्वतंत्र बनाया गया है। फिर अगली विशेषता आती है कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। भारतीय संविधान की विशेषता है, इसमें दोनों लक्षण देखने को मिलेंगे, कठोरता के और लचीलेपन के भी। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको पढ़ाया था पीछे कि साहब 368 संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन कर सकती है कौन बताओ? संसद कर सकती है। कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। अब इसमें देखो मैंने आपको संविधान संशोधन के 3 तरीके बताए थे, आपको याद हो तो कि साहब 3 तरीके से संशोधन हो सकता है। तो पहला तरीका जो बताया था वो लचीलेपन का उदाहरण है। कैसे? कि संविधान में कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें संशोधन कौन? संसद केवल साधारण बहुमत से कर सकती है। दूसरा तरीका बताया था मैंने आपको कि साहब संसद के दोनों सदन विशेष बहुमत से 2/3 बहुमत से संशोधन पारित कर सकती है। और तीसरा जो तरीका है वो कठोरता का देखने को मिलता है। क्या है? कि साहब संविधान के कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने के लिए संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशिष्ट बहुमत और अलग अलग विशिष्ट बहुमत के साथ साथ आद्य राज्यों के विधान मंडलों की स्वीकृति अनिवार्य है। तो भारतीय संविधान में दोनों विशेषताएं हैं। किसमें क्या है कि भारतीय संविधान को आसानी से परिवर्तित भी किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। और कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं संविधान की मूल भावना को संशोधित करने से रोका जा सके, इसके लिए क्या है संविधान निर्माताओं ने कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनमें संशोधन के लिए कठोरता की व्यवस्था की है। तो इस प्रकार से दोनों लक्षण देखने को मिलते हैं, कठोरता और लचीलेपन के दोनों लक्षण देखने को मिलते हैं। फिर आगे आता है आपको इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता मतलब क्या है कि साहब भारतीय संविधान निर्माताओं ने संघात्मक शासन को अपनाया, लेकिन संघात्मक शासन को अपनाते हुए भारतीय संविधान निर्माताओं ने उसमें क्या है ये मानना है कि भारतीय संविधान में भारत में, क्योंकि आपको पता हो तो भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत के दो टुकड़े हुए, 2 टुकड़ों में आज़ाद हुआ, तो भारत का विखंडन हो गया। और अधिक विखंडन न हो इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने माना है कि भारतीय नागरिकों के मन में भारत के प्रति भारतीयता का भावना रहे, इसलिए क्या प्रत्येक नागरिक को एक ही नागरिकता प्रदान की गई है और वह है इंडियन नागरिकता, है भारतीय नागरिकता। इसमें 2019 5 अगस्त 2019 तक थोड़ा सा व्यवधान था। जम्मू कश्मीर के नागरिकों को अलग से नागरिकता प्रदान की जाती थी, लेकिन उसको भी भारतीय सरकार ने समाप्त कर दिया। अनुच्छेद 370 था, उसको समाप्त कर दिया साहब। और अब पूरे देश के नागरिक पहले भारत के नागरिक हैं, उसके बाद राज्य के नागरिक। राज्य की नागरिकता का कोई दस्तावेज भारत में किसी भी नागरिक को प्रदान नहीं किया गया है। तो इकहरी नागरिकता भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है। उसके बाद आता आपके 16वीं विशेषता लोक कल्याणकारी। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। का आदर्श। जैसे मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने यह व्यवस्था की
कि भारतीय सरकार है उसका रूप कैसा रहे, लोक कल्याणकारी रूप रहे। लोक कल्याणकारी का मतलब होता है जनहितैषी सरकार रहे। सरकार को यह दायित्व सौंपा गया है कि हमेशा जनता के हित के लिए तत्पर रहे, जनता के कल्याण के लिए तत्पर रहे। और उसके लिए मैंने आपको पीछे एक विशेषता आ चुकी है कि अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व प्रदान किए गए हैं, और नीति निर्देशक तत्व में सरकार को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जनता के हित के लिए कार्य करे। किसके लिए कार्य करें? जनता के हित के लिए। इसलिए कौन सा रूप है? लोक कल्याणकारी रूप है। फिर 17वीं विशेषता आती है आपके विशेषता आती है यहाँ पर, वो आते अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों का कल्याण की भावना। ये क्या है देखो, यानी आपको पता हो तो भारत में अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी। तो इसमें देखो कुछ धर्म के लोग ऐसे हैं जिनकी संख्या कम है, कुछ पंथ के लोग ऐसे हैं जिनकी संख्या कम है, उसको कहते हैं साहब अल्पसंख्यक। और पिछड़े वर्ग, इसका मतलब होता है कुछ ऐसी जाति के लोग या कुछ समाज के लोग हैं जो क्या है, विकास में पिछड़े रह गए हैं या जिनको अछूत समझा जाता है। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान में इसके इन सब के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। और अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के लिए, खासतौर से पिछड़े वर्ग के लिए क्या आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और आरक्षण की व्यवस्था संविधान निर्माताओं ने 10 वर्ष के लिए की थी, लेकिन इसको प्रत्येक 10 वर्ष पर प्रमोट किया जा रहा है। और जैसे 2020 तक ये प्रमोट थी, अब 2020 में इसको प्रमोट करके 2030 तक कर दिया जाएगा या कर दिया गया है, यानी लगातार इसको बढ़ाया जा रहा है। तो देखो यहाँ पर यानी संविधान में आरक्षण प्रदान किया गया है पिछड़े वर्ग को। पिछड़े वर्ग में आपने देखा होगा कौन कौन आते हैं, जैसे मान लो SC आता है, ST आता है, OBC आता है, आजकल राजस्थान में SBC भी आता है। ऐसे खूब सारे पॉइंट हैं। अभी जैसे पिछली बार केंद्र सरकार ने क्या है, एक तरह से जनरल में भी क्या है, पिछड़े वर्ग की व्यवस्था की है। तो इस प्रकार से देखो यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है, यह मुख्य विशेषता है भारतीय संविधान की। और फिर देखो यहाँ पर मेरे हिसाब से 2 पॉइंट छूट गए बीच में, उसको आगे ले लेते हैं। 18 पॉइंट देखेंगे अपन। न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन वह संसदीय संप्रभुता का समन्वय है। संप्रभुता का समन्वय। इसका मतलब यह है, जैसे पीछे आप मैंने बताया कि साहब न्यायपालिका की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है, तो न्यायपालिका स्वतंत्रता मैंने न्यायिक पुनरावलोकन का पॉइंट बताया था। और न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब ये होता है कि साहब संसद द्वारा बनाए गए कानून की अवलोकन कर सकती है कौन, बताओ, न्यायपालिका, या उसकी जांच कर सकती है। तो अब यहाँ पर ये पॉइंट आता है कि साहब अगर प्रत्येक कानून का पुनरावलोकन सर्वोच्च न्यायालय करेगा तो संसदीय संप्रभुता पर आघात होगा। इसलिए संविधान निर्माताओं ने ध्यान रखा है कि साहब दोनों के बीच समन्वय बने रहे, न्यायपालिका भी स्वतंत्र रहे और संसदीय संप्रभुता पर भी आघात न पहुंचे। संविधान निर्माताओं ने ध्यान रखा है कि साहब न्यायपालिका भी स्वतंत्र रहे, उसकी न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति भी बनी रहे और संसदीय संप्रभुता पर आघात न लगे। ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है। फिर आता विश्व शांति का समर्थक।
यानी जैसे मैंने आपको विदेश नीति के पॉइंट पे पढ़ाया था, विदेश नीति की मुख्य विशेषता भारत की विश्व शांति का समर्थक। तो देखो यहाँ पर इसमें भारतीय संविधान में देखो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 51 किस में आता है? नीति निर्देशक तत्वों में आता है। तो 51 में क्या लिखा गया है? 51 में लिखा गया कि भारत सरकार ये प्रयास करेगी, भारत सरकार का प्रयास रहेगा कि साहब विश्व शांति में भारत का सहयोग बना रहे, भारत विश्व में शांति बनाए रखने के लिए प्रयास करता रहे और विश्व की विभिन्न संस्थाएं उनमें सहयोग भारत सरकार प्रदान करें। तो संविधान निर्माता ने भारतीय सरकार को फिक्स दिशा निर्देश दिए हैं कि साहब वो शांति का समर्थक रहेगा, शांति में सपोर्ट करेगा और विश्व शांति को बनाए रखने के लिए प्रयास करेगा। ये भारतीय संविधान की विशेषता है। और लास्ट विशेषता अगर अपन पढ़ें वो आती है साहब आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान क्या है? देखो, यानी भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352, 356 और 360, मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाया, तब बताया था कि भारतीय संविधान में मुख्य विशेषता है कि भारत में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए, संकटकालीन स्थिति से निपटने के लिए ये फिक्स प्रावधान किए गए हैं कि साहब संकटकालीन स्थिति में भारत किस प्रकार से निकले। इसके लिए क्या है, भारतीय सरकार ने भारतीय संविधान में भारतीय सरकार के लिए फिक्स दिशा निर्देश दिए हैं, आपातकालीन प्रावधान निश्चित किए गए जिससे भारत उस संकट काल से सामना कर सके। जैसे 352 में मैंने पढ़ाया था आपको, 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। 356 में बताया था राज्य में आपात की घोषणा की जा सकती है। 360 में बताया था मैंने आपको वित्तीय संकट की घोषणा की जा सकती है। और उस संकट की घोषणा करके उस संकट के सामना करने के लिए प्रत्येक नागरिक को सजग किया जा सकता है। भारत सरकार एक तरह से भारत एकता के सूत्र में बन जाता है और संकट का सामना किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर भारतीय संविधान की विशेषताएं देखी, जिसके 20 पॉइंट अपन ने देखे यहाँ पर कि भारतीय संविधान किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं अपन ने देख ली। तो अब आप लोग इसका अध्ययन करते रहें। आगे अपन भारतीय संविधान की प्रस्तावना है के पॉइंट है वो अगले क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।